If we talk about solids, तो सॉलिड में जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी. दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी. ठीक है, होती क्या इलास्टिसिटी? देखिए, इट इज अ प्रॉपर्टी by virtue of which it is a property by virtue of which the body will regain its original configuration. Body will regain its original configuration body will regain its original configuration after the deforming force is removed. After the deforming force is removed. ये चीज है सॉलिड. मैंने इसको ऐसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, छोड़ दी, वापस अपनी जगह पे आई. दिस प्रॉपर्टी इज व्हाट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी. द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द बॉडी विल रीगेन इट्स ओरिजिनल configuration after the deforming force is removed is called as elasticity. खींचना इलास्टिसिटी नहीं है, खींचने के बाद वापस आना इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. कोई भी चीज है, अगर मैं इसको दबा रहा हूं, इसको डिफॉर्म किया, वापस आया, तो ये कौन सी फोर्स है? डिफॉर्मिंग फोर्स है. देयर इज अ वर्ड कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स which will deform the shape of the body against the deforming force. There is, ठीक है, against the deforming force there is a reforming force which will bring the body back to its original configuration, which will bring the body back to its original configuration. ठीक है, so this is what is called elasticity. अब elasticity is effective in solids. लिक्विड में थोड़ा सा, गैसेस में बिल्कुल भी नहीं. तो लिखें क्वेश्चन, which are more elastic, solid, liquid or gas? Which are more elastic, solid, liquid or gas? Answer: solids are most elastic. Solids are most elastic. Clear? Solids are most elastic. Gases are less elastic. Gases are less elastic. Sorry, liquid are less elastic. And gases are least elastic. And gases are least elastic. उनके अंदर इलास्टिक नेचर बिल्कुल भी नहीं रहेगी गैसेस में. ये गैस है, हवा, यहाँ पे एयर है, मैंने एयर को हिलाया, वो एयर कभी वापस नहीं, कोई और एयर उसकी जगह आ जाएगी, वो एयर वापस खुद नहीं आएगी. तो गैसेस आर लीस्ट इलास्टिक. दे डू नॉट हैव एनी इलास्टिक नेचर इन देम. ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी इलास्टिक नेचर इन देम. ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी इलास्टिक नेचर इन देम. दिस इज व्हाट इज इलास्टिसिटी. क्लियर? नो, अब सॉलिड्स के अंदर इलास्टिसिटी मिलती है. तो सॉलिड्स के अंदर जब इलास्टिसिटी मिलती है तो एक उनके अंदर एक डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण एक स्ट्रेस डेवलप होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस. स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. अब फोर्स अपॉन एरिया किसी और चीज का भी फॉर्मूला होता है, किसका होता है वो? प्रेशर. प्रेशर. तो जो स्ट्रेस है और प्रेशर में फर्क है. प्रेशर, ये प्रेशर मैंने लगाया, ये मैंने प्रेशर लगाया,
आई एम अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, आई एम अप्लाइंग द प्रेशर ऑन इट। स्ट्रेस, जब मैं किसी चीज को तोड़ने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने जॉइंट बना दिया, तोड़ने की कोशिश करता हूं, तो उसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। तो लिखे, इवन दो द फॉर्मूला ऑफ stress and pressure is same, but these two are different physical quantities, but these two are different physical quantities। ठीक है, there two are different physical quantities। the stress is developed the stress is developed against the stress is developed against the deforming force। the stress is developed against the deforming force। ठीक है, अब एक काम करके देखो, अब इसको ना ऐसे ज्वाइंट करो और ऐसे बाजू रख के लाइक दिस, ऐसे जोर लगा के खोलने की कोशिश करनी है, ऐसे करके देखोगे सारे। ट्राई टू डू लाइक दिस, ठीक है, और जोर से खोल के देखना, देखो कहां दर्द होता है। सर आर्म्स में दर्द हो रहा आर्म में दर्द होता है, तो यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होता है। ऐसे ही हर चीज का एक स्ट्रेस जोन होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस जोन। यहाँ पे स्ट्रेस जोन डेवलप हो गए। आप लोग घर पे कुकिंग किचन में देखते हो, किचन में जब हम चाय बनाते हैं तो फ्राइंग पैन होता है, फ्राइंग पैन का सबसे पहले लूज क्या होता है, हैंडल। यस सर। तो वो हैंडल है जो फ्राइंग पैन का, तो वो एक स्ट्रेस जोन है, वहां पे वो स्ट्रेस जोन होता है, जिसके कारण वहां पे वो वेट महसूस करता है, जहां से वो सबसे पहले वीक हो जाता है। हालांकि उसको कोई हीट भी नहीं लगनी है, हीट उसके बेस को लगनी है, ठीक है ना। तो साइंस में हम इनको स्ट्रेस जोन का नाम देते हैं। तो दे आर डिफरेंट थिंग्स वेयर देयर इज अ स्ट्रेस जोन। क्लियर। तो स्ट्रेस जोन कहां डेवलप होता है, अलग अलग जगह पे। तो स्ट्रेस इज फोर्स ऑन एरिया। तो स्ट्रेस डेवलप होता है जब मैं किसी चीज को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारी फिंगर में दर्द है, नहीं है ना, तुम्हारे बाजू में दर्द था, नहीं था, बट तुमने जब डेवलप किया, तोड़ने की कोशिश की, तब उसमें स्ट्रेस डेवलप हुआ, जिसके कारण ऐसा लगा कि शायद वो टूट सकती हैं, या उनके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हुआ ताकि वो टूटे ना। जब तक तुम उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करोगे, स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। ठीक है, ठीक है बेटा जी ना। तोड़ने के मेरे पास तीन तरीके हैं, या तो खींच के, या दबा के, या घुमा के। तो स्ट्रेस तीन तरह का रहेगा। खींच के तोड़ना यानी कि साइड स्ट्रेस, दबा के तोड़ना यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेस, और घुमा के तोड़ना यानी कि शियर स्ट्रेस। घुमा के तोड़ना यानी कि शियर स्ट्रेस। तो खींच के तोड़ना, ठीक है, दबा के तोड़ना, या घुमा के तोड़ना। घुमा के तोड़ने में ये वाला डायग्राम बनेगा, ऐसे टेंजेंशियल। तीनों के केस में फॉर्मूला फोर्स ऑन एरिया है। एरिया ये वाला, एरिया ये वाला, एरिया इस फेस का। ये ऐसे चीज है, शियर मतलब ऐसे टेंजेंशियल, ऐसे बेस को पकड़ लिया, ये ऐसे टेंजेंशियल। ये जनरली हम इंजीनियरिंग में जाओगे ना जब आप लोग, तो उसके लिए आएगा अर्थक्वेक्स के लिए और फ्लड्स के लिए।
तो लाइक दिस, ये सीधी है तो मैंने टेंजेंशियल लगाया, तो एरिया इस फेस का, जिस फेस पे फोर्स लग रही है, ठीक है, एरिया उस फेस का आएगा, तो फोर्स पर एरिया, फोर्स पर एरिया, तो यूनिट्स क्या बने, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पास्कल नहीं लिखना बेटा, पास्कल प्रेशर के यूनिट्स है, ये प्रेशर जैसा है बट यूनिट्स प्रेशर नहीं है बेटा जी, ठीक है। तो स्ट्रेस किसी तरह का, वो 3 तरह का, टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शियर, टर्न करके। क्लियर बात? यस सर। एक सेकंड होल्ड रखना, मैं एक वीडियो देखता हूं। ओके, मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूं, आप उसमें चेक करो। ठीक है, ये आप देखना, ये बेसिकली ये उसके लिए आएगी रोटेशन में। तो रियर व्हील ड्राइव होता है ट्रकों में, वहां पे रोटेशन के कारण चीज टूटती है, तो वहां पे शेयर लगता है, ठीक है। बाद में चेक कर लेना टाइम मिले तो, ठीक है। दिस इज फॉर द शेयर। शेयर हमारे सिलेबस से कट गया है, इसका वैसे भी ना कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता था, ठीक है, ज्यादा मतलब कंपटीशन में भी नहीं आता, इसलिए उन्होंने सिलेबस से भी काट दिया, ठीक है। तो हम इसको छोड़ ही रहे हैं, ज्यादा डिटेल में करेंगे भी नहीं इसके बारे में। अब देख, जो हम इंपॉर्टेंट बात करने लगे, अब कल जब मैं इसको खींचूंगा तो इसकी लेंथ बड़ी होगी, दबाऊंगा तो इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी, शेयर करूंगा तो इसकी लेंथ थोड़ी सी शिफ्ट होगी, यस और नो? यस सर। ठीक है, क्लियर। टेंसाइल में खींचूंगा, कंप्रेसिव में हल्का सा दबाऊंगा, शेयर में हल्का सा शिफ्ट करूंगा। ना, जब मैं उसकी खींचूंगा, दबाऊंगा, जब शिफ्ट करूंगा तो उसकी डायमेंशन चेंज होगी, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन, इट इज द रेशियो ऑफ change in dimensions upon original dimensions. It is change in dimensions upon original dimensions. Strain, it is a ratio of change in dimensions upon original dimensions. Therefore, ratio है no units, no dimensions. ना ही कोई units होंगे, ना ही कोई dimensions होंगी. No units, no dimension. ठीक है? It is a ratio change in dimensions upon original dimension.
ठीक है ना। अब स्ट्रेन फिर से 3 तरह का आएगा। स्ट्रेन is of 3 types. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिक्विड्स के लिए, और तीसरा शियर स्ट्रेन। 3 तरह का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या हुआ, अगर मैं इसको खींचा, इसकी लेंथ कितनी है, एल है। जब मैं इसको खींच रहा हूं तो इसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, डेल्टा एल। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या बनेगा, डेल्टा एल बाय एल, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। कंप्रेस करने में भी सेम आएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सिर्फ लिक्विड्स के लिए बनता है जनरली, और ये कंप्रेस किए जाते हैं लिक्विड्स। तो ये वॉल्यूम है, मैं इसको लिक्विड को दबा रहा हूं, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आ जाएगा, डेल्टा वी बाय वी, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दोनों क्लियर हुए बेटा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, खींचने और दबाने के लिए दोनों के लिए बना है, टेंसाइल और कंप्रेसिव के लिए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कंप्रेसिव के लिए बना है, दबा रहे हैं। शियर स्ट्रेन बताऊं, ठीक है, थोड़ा सा जगह रब कर दूं। शियर स्ट्रेन ये आएगा, इधर उधर रब कर दो बेटा जी, कर दो सर। यस सर। Yes, sir. शियर स्ट्रेन ये आता है, ये हमारी ठीक है। जब मैंने इसको ऐसे फोर्स लगाई तो क्या हुआ, ये हल्का सा डिस्प्लेस होगा इधर को। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी डेल्टा एल, और ये क्या आ जाएगी एल। तो शियर स्ट्रेन क्या आ जाएगा, डेल्टा एल वेल, शियर स्ट्रेन डेल्टा एल वेल। शियर स्ट्रेन को परपेंडिकुलर अपॉन बेस के साथ ऐसा थीटा भी लिखा जाता है, टेन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, टेन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। सर शियर स्ट्रेन एक बार फिर से समझा दीजिए। ये जल्दी बनता है, देख पूर्वा, जब हमारे अर्थक्वेक आता है ना तो ऐसे शियर होता है, उसके लिए ये चीज है ना। ये देख, अगर मैं इसको ऐसे शेयर कर रहा हूं तो ये डिस्प्लेस होगी, ये पहले सीधी थी, ऐसे टर्न होगी नहीं होगी। यस सर। ट्रायंगल बन गया, देख ऐसा। यस सर। ये शिफ्ट है, डेल्टा एल है, ओके सर। और ये लेंथ है। तो शियर स्ट्रेन इज डेल्टा एल वेल। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, इसलिए tan थीटा लिखा, नियरली इक्वल टू थीटा भी लिख देते हैं। कर दूं रहा,
बोलो। बोर्ड क्लीन बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब हमारे पास तीन तरह का स्ट्रेस हो गया, तीन तरह का स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेस कितनी तरह का? टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शियर। और स्ट्रेन कितनी तरह का? सेम। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन के कोई यूनिट्स नहीं है, स्ट्रेस के यूनिट्स क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। नेक्स्ट आता है हमारे सिलेबस में हुक्स लॉ। हुक्स लॉ वो क्या कहता है? विद इन इलास्टिक लिमिट। और ये इलास्टिक लिमिट बताता हूं क्या होती है, तो पहले लिख लो, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल स्ट्रेन मतलब क्या है कि मैंने इसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, इलास्टिक लिमिट पहले चेक करते हैं। इलास्टिक लिमिट क्या है? मैंने ऐसे इसको दबाया, छोड़ दिया, वापस अपनी जगह पे आ गई। बट अगर मैं इसको ज्यादा देर के लिए दबाऊं, इसकी लिमिट क्रॉस कर दूं, तो वापस अपनी जगह पे कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गई है। आई बात समझ में? तो उसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा जब मैं उसको स्ट्रेस लगाऊंगा तो वापस कभी भी नहीं आएगी। कोई भी चीज है, देख ये एक और चीज पड़ी, रिंग है, मैंने हल्का दबाया वापस आ गया, हल्का दबाया वापस आ गया, इलास्टिक लिमिट तक लगा। बट अगर मैं इसको बहुत ज्यादा दबा दूंगा तो वापस कभी भी नहीं आएगा। तो जब मैं उसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दूंगा तो कोई भी चीज अपनी लिमिट से लिमिट क्रॉस कर जाएगी, तो वापस उसके बाद कभी भी नहीं आएगी। बोलो, क्लियर बात? चेक करो, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, रब कर दूं। अब जब मैं यहां पे प्रोपोर्शन जैसे घटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो स्ट्रेस इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन। के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसका नाम क्या रखा गया? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज टर्म्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या नाम रखा गया? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है ना? तो मॉडुलस ऑफ के, इट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ऊपर क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नीचे क्या है? नो यूनिट्स। तो इसके यूनिट्स आर सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेस। यूनिट्स आर सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेस। इसके यूनिट सेम है स्ट्रेस वाले, और डायमेंशन भी सेम आएंगी। फोर्स ml T-2 अपॉन एरिया L2। ठीक है, तो डायमेंशन क्या बनेगी? ml-1 T-2, ml-1 T-2।
ml minus 1 t minus 2. Stress is proportional to strain, constant proportionality, modulus elasticity, stress upon strain, Newton per meter square by no units. Units are same as that of stress. ml minus 1 t minus 2. Dimensions, modulus elasticity की. कोई डाउट बेटा यहां तक? स्ट्रेस की डायमेंशन भी सेम है, ml minus 1 t minus 2, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी सेम है. ठीक है. अब जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो फिर से तीन तरह का आएगा. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन तरह का. नंबर एक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. इसको y या e से नोट किया जाता है. y या e से. जल्दी मैं यहां y लिखूंगा. ये इसका फॉर्मूला है टेंसाइल स्ट्रेस. ये लेंथ के साथ रिलेटेड है अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. या दूसरा फॉर्मूला इसका कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. फॉर्मूला फोर्स पर एरिया, स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल. तो फॉर्मूला बनता है फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल बाय डेल्टा एल. फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल बाय डेल्टा एल. दिस फॉर्मूला फॉर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल बाय डेल्टा एल. ठीक है. फोर्स पर एरिया इंटू एल बाय डेल्टा एल. क्लियर. दूसरा आएगा बल्क. ये जनरली बनेगा लिक्विड सॉलिड्स के लिए, और वो भी लेंथ के लिए, रेलवे ट्रैक्स के लिए. ठीक है. उसके लिए बनता है. वायर्स के लिए, जैसे हम हमारी वो चलती है, लिफ्ट चलती है, लिफ्ट रस्सियों पे चलती है ना, तो उन रस्सियों में लगेगा ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. क्लियर. नेक्स्ट इज दूसरा, बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी. इसको बी या के से नोट करेंगे, या बी से या के से. बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी मैं बी यूज करता हूं. इट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस
क्योंकि लिक्विड्स के लिए अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बट लिक्विड्स के अंदर स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है, देखो, क्योंकि लिक्विड्स के अंदर तो इलास्टिसिटी है ही नहीं। तो लिक्विड के केस में हम यहां पे सिर्फ प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिख देते हैं, ठीक है, प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिख देते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की जगह हम क्या नाम दे देते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी वैसे वर्ड नहीं है, सॉरी गलत लिखा गया मुझसे, आई शुड राइट बेटर इज अ कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि लिक्विड को कंप्रेस किया जाता है जनरली, इट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है राजन। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस को क्या डाल दिया हमने, प्रेशर डाल दिया, इट इज प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। बल्क मॉडल्स का रेसिप्रोकल होता है कंप्रेसिबिलिटी, इसको सी या के से नोट किया जाता है। अब देखो कैसे, अगर जो बुक्स बल्क मॉडल्स को बी ले रही हैं तो कंप्रेसिबिलिटी को के ले लेती हैं, और जो बुक्स बल्क मॉडल्स को के लेती हैं वो कंप्रेसिबिलिटी को सी लिख लेती हैं, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी इज 1 अपॉन bulk modulus of elasticity. Compressibility is 1 upon bulk modulus of elasticity. Compressibility is 1 upon bulk modulus of elasticity. That is reciprocal of modulus of elasticity. जितना इलास्टिसिटी कम होगा उतना कंप्रेसिव ज्यादा होगा, तो इलास्टिसिटी वापस आना, ठीक है। अब स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज में चेक करो, स्पॉन्ज अगर सॉलिड अच्छी वाली बॉल होती है जैसे की बार, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है कि ज्यादा है, बताओ। कैन यू रिपीट? जो एक बॉल नहीं होती आजकल स्पॉन्ज वाली हाथ से करते हैं, हाँ स्माइली जी सर। कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है, कंप्रेस अच्छी हो जाती है, वो अच्छे से हो जाती है। कंप्रेसिबिलिटी दब हाई है, जाती है। इलास्टिसिटी कम है, ठीक है ना। अब वो बॉल है और पानी है, दोनों में देखते हो कौन ज्यादा कंप्रेसिबल है, एक स्पॉन्ज वाली बॉल ले लेता हूं और एक पानी की बॉल ले लेता हूं, पानी, विच इज मोर कंप्रेसिबल, पानी के बॉल, बॉल बॉल। तो बॉल की कंप्रेसिबिलिटी हाई है, बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी क्या होगा, कम होगा। सर कम। पानी की बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी ज्यादा है, तो पानी के पास ज्यादा टेंडेंसी है वापस आने की, और उसके पास टेंडेंसी कम है वापस आने की, ठीक है। यस सर। तीसरा है हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको जी या ईटा से नोट करते हैं, तो इट इज shear stress upon shear strain, it is shear stress upon shear strain, it is modulus of rigidity। जी या ईटा से नोट करेंगे,
चेक करो बेटा जी, ठीक है यहां तक? ना नेक्स्ट, अभी हमने क्या पढ़ा था? विद इन इलास्टिक लिमिट्स स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन। तो के क्या आ जाएगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, के स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाऊं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो विद इन इलास्टिक लिमिट्स stress strain curve is a straight line. Stress strain curve is a straight line. And slope, जहां पर डिवीजन वहां स्लोप, and slope of stress strain curve gives us modulus of elasticity. The slope of stress strain curve gives us modulus of elasticity. ठीक है, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिव्स अस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जिस मटेरियल की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा वो उतना इलास्टिक भी ज्यादा होगा। तो लिख लो, मोर इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मोर इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी more the elastic the material is, more elastic the material is, material उतना ज्यादा इलास्टिक होगा। more elastic the material is। अगर हम सिंपल से दो क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, there are two metals 1 and 2, उनका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया, स्ट्रेन स्ट्रेस, दो मेटल दे दिए, मेटल 1 मेटल 2, कहता इन दोनों मेटल में से कौन सा ज्यादा इलास्टिक है? अनीश, सर 2 वेरी गुड, बिकॉज इसकी स्लोप ज्यादा है। स्ट्रेट। ठीक है, तो मेटल 2 is more elastic as compared to metal 1. Metal 2 is more elastic as compared to metal 1. This is within elastic limits. यार मैं फिर रिपीट करूं, within elastic limits stress is proportional to strain. ठीक है, और हर मटेरियल की अपनी एक इलास्टिक लिमिट्स होती हैं, क्योंकि उससे ज्यादा लगाएंगे तो वो हमेशा के लिए डिफॉर्म हो जाएगा। हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख लो, टू टाइप्स ऑफ मटेरियल आर, टू टाइप्स ऑफ मटेरियल आर, नंबर 1
इलास्टिक मटेरियल। नंबर 2 प्लास्टिक मटेरियल। नंबर 1 इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल वो होते हैं which has a tendency to come back to its original configuration, which has a tendency to come back to its original configuration. They are called elastic materials. ठीक है। सर पहला इलास्टिक और दूसरा प्लास्टिक प्लास्टिक PLASTIC प्लास्टिक मटेरियल्स। ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल्स which do not come back to its original configuration, which do not come back to its original configuration are called plastic materials. जो वापस अपनी जगह पे आते हैं उनको क्या बोलते हैं? इलास्टिक। जो वापस अपनी जगह पे नहीं आते उनको क्या बोलते हैं? प्लास्टिक। ठीक है। ठीक है बेटा। यस यस सर प्लास्टिक वो वाली प्लास्टिक नहीं जो बाल्टियों में लगती है या मग में लगती है। ये मेटल्स की बात कर रहे हैं। जैसे ग्लास है, ग्लास क्या प्लास्टिक इलास्टिक? प्लास्टिक राज क्या कह रहे हो बेटा? सर वो तो डिपेंड करता है ना ग्लास किस मटेरियल का बना है। कांच किसका बनाएगा बता? अच्छा कांच का ग्लास बोल रहा हूँ। कांच तो कांच का ही है ना। कांच प्लास्टिक है ना, वो इलास्टिसिटी नहीं है उसमें। यस सर। आपके हम ये बात कर रहे हैं तो प्लीज डोंट इलास्टिक प्लास्टिक इट इज नॉट प्लास्टिक। वही तो इसलिए बोल रहा हूँ ना, प्लास्टिक का बेंच, प्लास्टिक के टेबल, ये वो चीजें नहीं है। हम मेटल्स की बात कर रहे हैं। मेटल है, लकड़ी है। लकड़ी क्या इलास्टिक है? प्लास्टिक। कुछ लिमिट तक तो इलास्टिक है, ज्यादा खोलता हूं तो टूट जाती है, प्लास्टिक बन जाता है। ठीक है। रस्सियों की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, बीम्स की बात कर रहे हैं, लोहे की बात कर रहे हैं। क्लियर? सर हमने अगर एक वर्ड इलास्टिक दिया तो दूसरा प्लास्टिक ही क्यों दिया है? ये टूट तो कुछ भी सकता है, तो हम प्लास्टिक की जगह कुछ और, टूट तो ग्लास भी सकता है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि एक चीज इलास्टिक है या ग्लास है, ऐसा बस। टूटती हर चीज टूटती। तो मेरी उंगली भी है, अगर मैं इसको ज्यादा जोर लगाऊंगा तो टूटेगी। तो ये भी यहां से टूट जाएगी। यस सर। तो ये क्या बना, इलास्टिक है प्लास्टिक? बता। प्लास्टिक। ये इलास्टिक है क्योंकि ये वापस तो आती है ना। कहां तो वापस ही नहीं आएगा कोई भी। अच्छा। स्टील का ग्लास है, मैं यहां से गिर दूं, ये मेरे हाथ में क्या डस्टर है, ठीक है, मैं इसको नीचे गिर दूं, टूटेगा नहीं टूटेगा? यस सर। टूटेगा नहीं टूटेगा? यस सर, अगर ज्यादा फोर्स से गिराया तो ये कभी भी नहीं टूटेगा बेटा। टूट जाएगा। ये इलास्टिक है। बट ये कांच का डस्टर होता, गिर देता तो टूटता 101%। यस सर। वो प्लास्टिक में चला जाता है, जिनके अंदर वापस आने की क्षमता ही नहीं है, वो प्लास्टिक में चले जाते हैं। ठीक है। यस सर। ओके, इसके आगे से कल शाम को करेंगे।
थैंक यू सर। Thank you, sir.